Jai Hind students. So today is the day 7 of your electrochemistry chapter of the physical chemistry, right? एंड हम लोग बिल्कुल इसको भी एंड करने पर है। आपकी 2 से 3 क्लास मैक्सिमम लगनी है और ये वाला भी चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आज हमें क्या देखना है तो आज हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 2.4 मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो टॉपिक नंबर 2.4 जो है आपका वो आज की क्लास में कवर किया जाएगा। उससे अगली क्लास में टॉपिक नंबर 2.5 जो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर होगा, और उससे अगली क्लास में आपके फ्यूल्स एंड बैटरीज वाला काम करना है हमें। यानी 2.6 2.7 जो टॉपिक है वो दोनों एक ही क्लास में निपट जाएंगे। यानी मैक्सिमम 3 और मैक्स टू मैक्स 4 क्लासेस अगर लगे तो लगे, अदरवाइज फिर ये चैप्टर आपका फिनिश है। ठीक है, तो अगर अभी तक भी किसी का बैकलॉग चल रहा है, किसी भी वजह से घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई भी वजह है, तो कृपया करके इसे कंप्लीट कर लें। बिकॉज जब हम मिलेंगे तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। बिकॉज मेरी साइड से आपके पास लगातार वीडियोस जो हैं जा रही हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट कोई टाइम बर्बाद किए बगैर हम इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक नंबर 2.4 जो है आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, जिसमें आपको देखिए अभी हमने जो पिछला खत्म किया है वो सारा आपका गैल्वेनिक सेल्स होता था। वेट कीजिए, थोड़ा सा राइटिंग को परफेक्ट होने दीजिए। और हमने अभी जो पिछला खत्म किया है वो सारा का सारा आपका कौन से सेल्स थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था जितने भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो आपके 2 तरीके के हैं। जो आपके जितने भी सेल्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। उसमें से सबसे पहला सेल जो आपने पढ़ा था उसको आपने बोला था गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपने पढ़े, जिसमें हम क्या करते थे कि भाई इनमें हम लोग क्या करते थे, केमिकल एनर्जी देते थे। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्लासेस थी ये चैप्टर की, वहां पर मैंने आपको नोट्स में सब कुछ लिख करके दे रखा है कि हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी हम देते हैं और इसके बदले में आप जो प्रोड्यूस करते हो वो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो। तो ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ होता था। आप मेरी फर्स्ट क्लास को उठा के देखना, और मैंने आपको वहां जाकर के यही बात बोली थी कि आपका फर्स्ट हाफ जो चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि आप केमिकल्स भरोगे, और केमिकल्स के अंदर रिएक्शंस होंगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। याद आया सभी को? ये वर्ड मैं बोल रही थी वहां पर कि इन केमिकल्स के बीच में होगी कौन सी रिएक्शन? स्पेसिफिकली स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी। और इस रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से वहां पर आपको जो प्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा वो मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर में, जिसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इसमें आप क्या करोगे, अब आप बाहर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स लोगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करोगे, और बदले में आपको क्या करानी है, कोई केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन करवानी होगी। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन अपने आप हो रही थी, लेकिन यहां पर आप जबरदस्ती रिएक्शन करवाओगे। मतलब रिएक्शन का जो नेचर होगा बेटा वो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की रिएक्शंस होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। यहां पर भी रिडॉक्स ही चलेगा या बिना रिडॉक्स भी चल सकती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। आप इन रिएक्शंस पर क्या दोगे? आप बाहर से दोगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप बैटरी वगैरह कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, और बदले में आप इन रिएक्शंस को करवाओगे, जबरदस्ती आप करवाओगे, क्योंकि नेचर वाइज तो ये अपने आप नहीं हो रही है। ठीक है, आप इनको चुपचाप बीकर में लाके रख दो, उनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी रिएक्शंस को तो हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहे थे। लेकिन अगर आप उनपे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो स्पेशली वो रिएक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएंगी जब आप उनपे क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो मेरे हिसाब से मेन मुद्दा अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम इस सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर पर आ चुके हैं। ठीक है, बट बेटा ये जो बात है ना, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होगा क्या, ये तो चीजें मैं आपको अगली क्लास में समझा पाऊंगी। उससे पहले कहते हैं ना, हर टॉपिक का एक फाउंडेशन, एक बेस हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ते वक्त हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी, कुछ लॉज ऐसे आएंगे जिनको हमें यूज करना होगा। तो आज की क्लास में पहले वो टॉपिक्स, वो लॉज ही हमको समझने पड़ेंगे जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ते वक्त यूज करेंगे। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, जो भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ेंगे उसमें हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स को पढ़ के चलना है। समझ आ गई बात? चलिए अब वो टर्म्स आपके सामने मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है बेटा जी, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में, अगर आपको धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा हो, तो ये नाम बहुत सुना था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिसका नाम था ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ जो था वो किस किस के बीच का एक रिलेशन होता था? वोल्टेज, रेजिस्टेंस और
करंट के बीच, जिसको हम आई से डिनोट करते थे, इनके बीच का एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास होता था V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर। जब भी आप किसी कंडक्टर से करंट पास करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, उसमें से आप कुछ ना कुछ करंट पास करोगे, और वहां पर उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये तीन टर्म्स हैं आपके सामने। अगर किसी को बेटा याद नहीं आ रहा है तो मेरा काम है वो चीज याद दिलाना। मैं आपको पहले यही तीन टर्म्स आपको अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि अभी हम इनको आगे यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज मैं आपके लिए छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और हम ये टर्म्स भी दोबारा पढ़ लेते हैं। वी क्या होता था बेटा, उस कंडक्टर, अच्छा ओम्स लॉ ये तो पता है ना, करंट कहां से पास होगा। जिन भी सब्सटेंसेस से करंट पास हो सकता है, जिन भी सब्सटेंसेस से करंट को आप पास कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ये वर्ड तो मेरे हिसाब से सुना हुआ है आपने, करंट पास थ्रू कंडक्टर्स, है ना। इन्हीं से करंट पास हो सकता है। अभी हम आगे इसका अच्छा सा क्लासिफिकेशन भी कर देंगे, लेकिन अभी आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि जिस भी चीज से आप, मेटल से हो गया, कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप करंट को पास कर पा रहे हो, उन चीजों को हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। तो जब भी आप करंट पास करते हो तो वहां पर आपको एक बैटरी वगैरह अप्लाई करनी पड़ती है ना, या उसको स्विच में उसके तार लगाने पड़ते हैं। ऐसा करने से आप क्या प्रोवाइड करते हो, आप उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, या फिर उसको हम बोलते हैं, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप वोल्टेज बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस आप दे दोगे तो उसके अंदर से कुछ दौड़ना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल होगा या कोई भी चीज होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। तो वहां से आपका क्या फ्लो करने लग जाएगा बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी। बात समझ में आई सभी को। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपर का टुकड़ा है जिसमें से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हो, तो इसके दोनों सिरे जो हैं, आपने दोनों एंड्स जो हैं आपके, आपने उनको वायर से कनेक्ट करके किसी बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल कैसा होता है, नेगेटिव। तो आपको पता है यहाँ के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो सबके सब मूव करेंगे, मतलब यहां से आपका करंट पास हो जाएगा, यहां से करंट चलेगा और फिर आपका लौट करके यहां तक वापस आ रहा है। इसका मतलब इस कॉपर के अंदर से भी करंट पास हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा जी हमने एक चीज पढ़ी थी कि हर मेटल के अंदर जिस भी कंडक्टर से, ये अभी जो ये मेटल हमने कॉपर लिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें से करंट पास हो पा रहा है, तो मतलब ये किसका काम कर रहा है, कंडक्टर का काम कर रहा है, राइट। तो हर कंडक्टर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर से जब करंट पास होने देगा तो कुछ ना कुछ उसको रुकावट देगा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर क्या है, एक रुकावट पैदा करने की एबिलिटी होती है। उस रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैं बहुत कुछ यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि ये सब 10th की टर्म्स है बेटा। तो रेजिस्टेंस टर्म क्या होती थी आपकी, इट इज द आप यू कह सकते हैं इसमें, इट इज द अपोजिशन, है ना, एक तरह का अपोजिशन है ये। इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट को पास होने के लिए थोड़ा बहुत रुकावटें मिलेंगी, वो अपोजिशन, वो रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। बोलो बात समझ में आई। तो ये तीन टर्म्स जो है आपने कंडक्टर्स में पढ़े थे। वी है पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने बैटरी वगैरह अप्लाई करी उसकी हेल्प से मिलता है। आर क्या है, हर कंडक्टर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा करनी होगी अगर मुझे उसके अंदर से करंट पास करना है। उस रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी में भी लिख देती हूँ और ऐसे आप लोग भी अपने नोट्स में लिख लिया करो। मेन मुद्दा है आपको याद रहनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छे से अच्छे कंडक्टर के अंदर भी थोड़ी बहुत रुकावट जरूर होती है, ठीक है। किसको रुकावट, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए जो रुकावट मिलती है वो। और करंट किससे डिनोट होता है बेटा, आई से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है, आई से। तो ये आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। अब इसी आपके एनसीईआरटी में जब आप 2.4 टॉपिक खोल के देखेंगे तो यहां पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सबको बहुत अच्छे से खोल करके समझा रखा है। तो मैं अभी आपके सामने दोबारा से पकड़ रही हूं कौन सी टर्म, रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं इतना स्लो चल रही हूँ कि आप इनके नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको नोट्स में लिख करके नहीं दी है, ये आप साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को हमने डिनोट किया है किस सिंबल से, कैपिटल आर से।
किस सिंबल से डिनोट किया है? कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है इसको। और इसका लिटरल मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये एक तरह की रुकावट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में या करंट के फ्लो में, ठीक है। आर से डिनोट करते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब किसी मेटल से, यही जो मैंने कॉपर की वायर उठाई है, मेटल से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होगी वो वो किस पर डिपेंड करेगी? जो पहली चीज, जो रेजिस्टेंस होगा बेटा इस कंडक्टर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। ठीक है, कितना प्रोपोर्शनल होगा? किस पर प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी वायर आपकी जितनी लंबी होती चली जाएगी, रुकावटें भी उतनी, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, अगर ये एक रॉड आपकी ये है और एक रॉड आपकी मैंने ये बनाई है, ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ एल कह रही हूं तो इसकी आपको इससे तो ज्यादा ही दिखाई दे रही है, मान लो ये 2L है, डबल है इसकी, तो करंट को यहां सिर्फ एल लेंथ चलनी पड़ेगी और यहां पर ट्वाइस ऑफ लेंथ चलनी पड़ेगी। जहां ज्यादा चलना पड़ेगा, रुकावटें भी ज्यादा झेलनी पड़ेंगी, तो जितना लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। पहली बात, रेजिस्टेंस पहला फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है। इसको मैं स्मॉल एल से डिनोट करूंगी, यानी यहां पर मैं लिख सकती हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रही होगी आपको 10th क्लास अपनी। और दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब जैसे ये आपका समझ लो कंडक्टर है, तो इसका ये जो ये क्रॉस सेक्शन है, कितना मोटा है वायर, कितना पतला है, उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं पहले वर्डली लिख देती हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसे। ठीक है, कहां से पता लगाओगे आप? जो कंडक्टर के एंड्स होते हैं उनसे पता लग जाता है। ठीक है, आप देखो यहां पर भी मैंने आपके सामने दिखा रखा है, अगर यहां आप देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा सर्कल है बजाय कि नीचे वाले, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां ज्यादा होगा, यहां पर कैसा होगा? कम होगा। मान लो ये ए है, तो मुझे ये इसका थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, मतलब हाफ मान लेती हूँ, ये A/2 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, मतलब इसमें इनवर्स रिलेशन चलेगा। और इसके केस में क्या होगा? ये चीज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग देखूं तो रेजिस्टेंस यहां ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखूं तो एरिया के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो रेजिस्टेंस यही ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया जिसका कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो होगी हमारी, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसकी लेंथ भी ज्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा है? कम है। मतलब इन दोनों टर्म्स को अगर मैं कंबाइन कर देती हूँ बेटा, ठीक है, ये भी हमने 10th क्लास में किया हुआ है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं कंबाइन करती हूँ तो ऊपर आ जाता है एल और नीचे आ जाता है ए, L/A। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कभी भी ये साइन को तो हम लोग सॉल्व करते ही नहीं है, हम तो सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू को। तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं इस तरह का स्टाइलिश पी, और ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका ए। ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, आर इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है, आर इज इक्वल टू ρL/A। अभी देखो जरा इधर से, आर क्या है बेटा? मैं क्रेडेंशियल्स इधर लिख देती हूँ। वेयर आर क्या है आपका? आर तो अभी आप सुनकर के आए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होती है। ठीक है, जो भी आपका कंडक्टर है उसकी क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। यस मैम, समझ में आ गया। एल क्या है बेटा जी? एल अभी आपने ऊपर देखा, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जितना भी लंबा आपका जो है लेंथ है कंडक्टर की, वो आप यहाँ रखेंगे, मीटर सेंटीमीटर किसी में भी चल सकता है। ए क्या है यहाँ पर? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कितना यहां से आपका कंडक्टर मोटा है, पतला है, उसकी विड्थ कितनी ज्यादा है, वो चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड ये क्या है? रो। देखो प्रोनाउंस क्या करते हैं इसको? रो, RHO। ठीक है, प्रोनाउंस करने वाली चीज मैंने नीचे लिख दी है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है आपकी? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं।
ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक कोई कंडीशन पर जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन साफ साफ लिख करके दे रखी है कि आप जो ज्यादा प्रेफर्ड करोगे टर्म, जो आपको पूरी एनसीईआरटी में बार बार मिलेगी, वो ये टर्म ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ये वाली टर्म्स। लेकिन पता आपको दोनों होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टिविटी मिल जाए मतलब आपके दिमाग में तुरंत रो का सिंबल आना चाहिए। बोलो 3-4 क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीजें क्या होती है, समझ में आई बात। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब समझा देती हूं मैं, क्या होता है देखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब बेटा देखो, अगर मैं क्या करूं, इफ लेंथ को 1 मीटर ले लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, क्योंकि एरिया तो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर्स में आता है। अगर इसको 1 मीटर ले लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, देन आप खुद देखो जरा ध्यान से कि आर की वैल्यू और रो की वैल्यू क्या आएगी। आर इज इक्वल्स टू रो, ऐसे कैसे, यहां पर 1 है और यहां पर कितना है, 1 है, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 1 ही 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि आर किसके बराबर, रो के बराबर, या फिर आप ये कह सकते हो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो मतलब ये अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, अगले पेज पे डिफाइन कर देती हूं कि मीन्स जो रो है बेटा आपका, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल रहे हैं और रेजिस्टिविटी भी बोल रहे हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर। कब, जब आपने स्पेसिफिकली लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर ली हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पेसिफिकली कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, व्हेन इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है बेटा जी, वो आप कितना ले लो, यूनिट मीटर ले लो, ठीक है, यूनिट ले लो। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट का मतलब वो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, 1 लेना है बस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका यूनिटी ही ले लें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना ले लें हम, 1 मीटर स्क्वायर ले लें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो यूनिटी, ठीक है, उसको भी 1 के बराबर लें। अब वो 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। बात समझ में आई सभी को, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। मतलब एक स्पेशल कंडीशन पर जो रेजिस्टेंस आएगी उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बट आप ध्यान रखिएगा यहां पर ज्यादातर आपको नाम क्या यूज होगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, नाम क्या ज्यादा यूज होगा, रेजिस्टिविटी यूज होगा। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा यूनिट्स की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या है, कौन किस यूनिट में नापा जाएगा। जो रेजिस्टेंस है बेटा उसकी यूनिट होती है, आपको पता है, ओम। क्या होती है, ओम, जिसका सिंबल जो होता है आपको पता है, सिंबल आपको ये वाला दिखाई दे जाता होगा, इसको हम बोलते हैं ओम, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पर है, आपको पता ही है ये चीज। जो करंट है, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपको करंट यूज करना है तो क्या यूज करना है, एम्पियर, जिसका सिंबल होता है ए, ठीक है। इसके अलावा कौन बच गया, वी तो आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपकी वोल्टेज फॉर्म में होती है, जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली अगर मैं चलाऊं तो वो आपको ध्यान होगा ई सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल की फॉर्म में चल रहा था, वो भी आगे आ जाएगा। पर अभी हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वी क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। वोल्ट्स में नापा जाता है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरह से बैटरी लगा दी जाएगी, ओके। और अब बात आती है अपने खतरनाक एलिमेंट की, जो है रो। उसकी यूनिट क्या होगी, जरा ध्यान से देखें। उसकी यूनिट अगर मैं आपके सामने निकालूं, अगर आप भूल भी जाओ कभी बेटा, तो देखो कैसे निकलेगी, अलग से निकाल करके दिखा देती हूं, ठीक है, अलग से निकाल के दिखा देते हैं। मेरे पास आर क्या था, रो एल अपॉन में ए, ठीक है। रो की, आर की यूनिट ओम, रो की यूनिट मुझे निकालनी है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट अभी बोला एसआई यूनिट में मीटर स्क्वायर होगी, ये सब एसआई यूनिट में काम हो रहा है, ठीक है, एसआई यूनिट में काम हो रहा है। तो आप देखो जिसकी यूनिट निकालनी उसको यहीं रखो, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सिर्फ मीटर बच जाएगा, तो ये उठ करके उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपके पास क्या बन गया, ओम मीटर। कभी आप भूल जाओ तो ऐसे निकाल भी सकते हो, यानी ओम मीटर जो है आपके पास यूनिट निकल के आ जाती है, किसकी यूनिट निकल के आ जाती है, आपकी रेजिस्टेंस की। तो ये सारी यूनिट्स जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन किस यूनिट, क्योंकि बेस यहीं से। अब इसके बाद कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तो वो भी आपको जब ही आएगा जब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वगैरह आता है। आ गया समझ में, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक फॉर्मूला और दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या है बेटा, कि अगर मेरे सामने आपकी एनसीईआरटी ही रखी हुई है, वहीं से आपको ये चीजें लिख करके दे रही हूं मैं, कि अगर कभी आपको 1 ओम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो ओम ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 100
ओम का ओम रहेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करना हो कि 1 ओम सेंटीमीटर में कितने ओम मीटर है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, मतलब इसको हम 0.01 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इस तरीके से दोनों फॉर्मूले भी आपके दे रखे हैं। हालांकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे लिए हम वहीं पर उसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लेते हैं, अलग से इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी इन चीजों को दिखा रही है तो मैं वो नहीं चाहती कि वो मैं छोड़ते हुए चलूं। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपकी कहां से आ गई बेटा, ओम्स लॉ से हम लोगों ने आर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहां पर हमने किसको समझाया है, आर को अच्छे से समझाया। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बेटा। अब रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास आता है कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद क्या आता है, कंडक्टेंस। इस टर्म को देखिए जरा सा ध्यान से, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या मतलब है इनका। देखो रेजिस्टेंस क्या था, जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस है, तो कंडक्टेंस क्या है, जो रुकावट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। कंडक्ट वर्ड क्या आता है, जो चीज को फ्लो करने दे। ठीक है, और रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रुकावट, कंडक्ट मतलब जो चलने दे। तो हम ये कह सकते हैं ना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, किसका रेसिप्रोकल है ये बेटा जी, इट इज दी इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब रुकावट का उल्टा ना रुकावट, नॉन रुकावट, तो वो नॉन रुकावट ही क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, रुकावट जितनी ज्यादा होगी, उसके अंदर से फ्लो ऑफ करंट उतना ही कम होगा, मतलब कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। तो हमने इसीलिए लिखा कि रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है किसका, रेजिस्टेंस का। दैट इज, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज कि कंडक्टेंस, अगर ये मैंने लिखा आपके सामने कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को उल्टा कह सकते हैं किसका, रेजिस्टेंस का। रेसिप्रोकल बोल सकती हूं मैं किसका, रेजिस्टेंस का। तो रेसिप्रोकल में आपको दिखाई दे ही रहा है, किसी की अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो मतलब उसकी कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली घट जाएगी, और किसी की रेजिस्टेंस घटेगी तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एरो आपका इस सिंबल से हो गया, और रेजिस्टेंस को अगर घटाओगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में चलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को किस सिंबल से डिनोट करते थे बच्चा हम लोग, इसको हम डिनोट करते थे आर से, तो कंडक्टेंस को डिनोट करते हम लोग जी से। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप क्या लिख सकते हो कि जी जो है, बल्कि यहाँ पर इनवर्स का रिलेशन से बेटर है, इनवर्स के रिलेशन से बेटर है कि आप इज इक्वल टू ही लगाओ। ठीक है, तो जी जो होगा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/r के। अब आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जहां देखोगे सिंबॉलिकल फॉर्म ही ज्यादा मिलेगी, सिंबॉलिकल फॉर्म ही ज्यादा मिलेगी। तो एक पहला फॉर्मूला देखो आपके सामने आ गया, G इज इक्वल्स टू 1/r, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1 में रेजिस्टेंस। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अच्छा अगर ये ऐसा है तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, आर की वैल्यू अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, सो अगर मैं कह रही हूँ कि G इज इक्वल्स टू 1/r है, और R अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, सारी वैल्यू R की रख दो, आप ब्रैकेट में रख भी देती हूँ मैं दोबारा, क्योंकि R की वैल्यू होती है रो L/A, होती है कि नहीं होती, तो मैं यहाँ पर R की वैल्यू रख रही हूँ सारी, 1/r की जगह रखा रो L/A, रो L/A। आया समझ में? इधर क्या चल रहा है आपका, कंडक्टेंस यानी जी चल रहा है। अब देखो सारा फॉर्मूले हम इधर उधर घुमाते रहेंगे। ठीक है, एक तो चीज आपके पास आ गई बेटा 1/रो, एक तो आप ये रख लो 1/रो। ठीक है, इनटू में ये जो नीचे इस तरीके से लिखा हुआ है फ्रैक्शन, इसको आप उल्टा कर सकते हो ऊपर जाके, तो क्या बन जाएगा, A/L बन जाएगा। क्या बन जाएगा, A/L। ठीक है, अब देखो क्या लिखने जा रही हूं मैं, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, ये आपको किसका रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है, रेजिस्टिविटी का उल्टा दिखाई दे रहा है। किसका उल्टा दिखाई दे रहा है, रेसिप्रोकल होता हुआ दिखाई दे रहा है रेजिस्टिविटी का। तो अब मैं इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट पहले अलग समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर आकर के लिखूंगी दोबारा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई रो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो क्या होती है अपनी, रेजिस्टिविटी होती है। यस मैम, होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, ऐसी रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग इस सिंबल से, और अच्छे से बना देती हूँ, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल के, थोड़ा सा ऐसा स्टाइलिश सा,
घुमाते हुए से, ठीक है। आप के ही बना देना, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो उल्टा होगा इसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो आप क्या बोल सकते हो, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं कप्पा। क्या प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, कप्पा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो कप्पा जो है यानी ये जो के है आपका, ये एक्चुअली में रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो इट इज दी यानी कप्पा इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। किसी की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी मतलब कंडक्टिविटी घटेगी, किसी की रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बस ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। आप ये देखो यहाँ पर 1/ρ आ रखा है मेरे पास, ठीक है। अगर इस 1/ρ की जगह मैं कप्पा लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। और इधर आपके पास क्या चल रहा है, A/L चल रहा है। क्या चल रहा है, A/L चल रहा है, ओके। इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख रही हूं, अच्छी तरीके से लिख रही हूं। क्या लिख रही हूं देखो, मैंने इसको पूरा उधर फेंक दिया, मतलब जी पहले से इधर था, इनटू में उधर क्या चला गया, एल चला गया, और जो ऊपर था वो आपका नीचे आ गया, जस्ट अपोजिट हो गया। उधर जाके ये कप्पा की वैल्यू आ गई। एक फॉर्मूला आपका ये बहुत फेमस चलेगा, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू में L/A। क्यों फेमस चलेगा, क्यों फेमस चलेगा अभी आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। यहां पर एक चीज मुझे और लिखनी होगी, इसको मैं ऊपर पहुंचा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा आपके सामने एक और बॉक्स तैयार कर रही हूं, सुनिएगा क्या है इस बॉक्स में। ये देखिए, ये जो बेटा L/A होता है ना, इसे एक नाम दिया गया है, सिंपली L/A को, A/L को नहीं, ध्यान रखिएगा। L/A को यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को हम सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेल कांस्टेंट। जैसे देखो सेल का कांस्टेंट है, जैसे सुनो, आप बाजार गए, मार्केट गए, और आप वो निप्पो का सेल, एवरडे का सेल अपने रिमोट्स में, अपने टॉयज में, घर में चलने वाली बहुत सारे गैजेट्स में आप डालते हैं। आप जब वो चीज लेकर के आते हो, वो सेल लेकर के आते हो, तो आप देखो उसकी, आप उसको 2 दिन यूज करो, 10 दिन यूज करो, महीने भर यूज करो, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है, उसका जो आपका लेंथ है वो भी उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही रहने वाला है। कुछ केसेस को छोड़ के, जहां बैटरी फट जाए, फूल जाए, वो केसेस छोड़ दो, हम नॉर्मल केसेस की बात करें। नॉर्मल केसेस में हम जो बैटरी लेकर के आते हैं, जब वो खत्म भी हो जाती है तो भी हम निकाल के देखते हैं तो वो चीज वैसे के वैसे ही होती है, मतलब उसका एल भी नहीं बदलता, उसकी लेंथ भी नहीं बदलती, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो भी नहीं बदलता। ये सपोज सेल है तो ना ये चीज बदलती है उसकी, ना लेंथ बदलती है। इसीलिए इसको हम लोग L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये ऊपर मैंने 2 टिक बेकार में ही लगा दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा किस सिंबल से, G* से। बहुत चीजें देखो कंफ्यूज कर सकती है अगर आप साथ साथ नहीं समझोगे तो। जी क्या था, कंडक्टेंस था, ये रहा ऊपर, अभी यही लिखा हुआ है। जी क्या है, कंडक्टेंस है, जो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन G* क्या है, वो है L/A, मतलब सेल का कांस्टेंट, जो कि कभी बदलता नहीं है, खत्म होने के बाद भी नहीं बदलता। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ यहां पर और करके, ये जी कंडक्टेंस ऐसे ही है, L/A की जगह मैं G* लिख दूं, इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, कप्पा के। यानी कि ये भी आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये भी आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। चलो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला शीट ही बना लेती हूँ, एक फॉर्मूला शीट बना लेती हूँ आपके सामने। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसी जगह सारे फॉर्मूले लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, इसी जगह सारे फॉर्मूले लिखते हुए चलेंगे। देखिए इसमें मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला शीट, ठीक है। ऐसे ही आप अपने बुक में भी, सॉरी कॉपी में भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला शीट, ओके। पहला फॉर्मूला यहां पर क्या देखा आपने, पहला फॉर्मूला देखा है R इज इक्वल्स टू रो एल। एल आप ना चाहो ना, अगर आपको दोनों चीजें कंफ्यूज करे तो पहले तो रो बना लो आराम से, फिर एल को ऐसे लिख लो और ए को ऐसे लिख लो। R इज इक्वल्स टू रो L/A, पहला चीज आ गया। दूसरा, फिर हम लोगों ने कंडक्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, तो कंडक्टेंस किससे है, जी से। जी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, कंडक्टिविटी का, यानी कप्पा का आया। कप्पा किसका है, जी इंटू में G*, जी इंटू में G*, ठीक है। वेयर, चौथा जो है आपको G* पता होना चाहिए। G* क्या होता है बेटा जी, G* होता है L/A। आप L ऐसे ही लेके चलो, L/A होता है, ठीक है। यही तक लिखा था हम लोगों ने अभी तक,
हाँ जी, यही फॉर्मूलाज हैं आपके पास। ठीक है, आ गया समझ में। एक कप्पा का फॉर्मूला भी आपका ये, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू में एल बाय ए, तो वही जी इंटू जी स्टार ही मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी इंटू में जी स्टार ही हो गया। जी स्टार को आप खोल करके लिखना चाहो तो आपको पता है जी स्टार क्या होता है, एल बाय ए होता है। आगे मैं जितने भी फॉर्मूले कराती जाऊंगी हम इसी शीट में ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने लास्ट में एक पूरी फॉर्मूला शीट होगी। हाँ, ये फॉर्मूलाज हमारे दिमाग में होने चाहिए, और सिर्फ फॉर्मूला नहीं, वो थ्योरी कहाँ से आई है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कोई आपसे कह दे कि आपको यहाँ से जी निकालना है, तो बेटा जी निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला बना दोगे, जी को यहीं छोड़ दो, के पहले से लिखा हुआ है, कप्पा लिखा हुआ है, जी स्टार को नीचे भेज दोगे, जी स्टार को नीचे भेज दोगे। ठीक है, अब जी स्टार क्या है मैम, जी स्टार एल अपॉन में ए होता है। यानी ये देखो, कप्पा इंटू में इसको ऊपर ले जाओ तो ए ऊपर चला गया, एल नीचे हो गया। क्या यही फॉर्मूला हमने पीछे नहीं किया था, अभी देख लो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू में एल बाय ए वाला लिखा था, और यहाँ पर हम लोगों ने जी की वैल्यू लिखी थी कप्पा इंटू में ए बाय एल। तो ठीक है, ये सब चीजें आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी बेटा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हम इनको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो आपको वैसे ही याद होते जाएंगे, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं। बोलो समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिर से यूनिट्स की बेटा जी। ठीक है, इसी के जस्ट अगला मैं एक पेज ऐड कर रही हूँ जो कि किसका है, जो कि किसका है, यूनिट्स का है। जैसे रेजिस्टेंस वाले केस में हम लोग ने यूनिट्स का काम किया था, अब यहाँ कंडक्टेंस वाले केस में भी यूनिट्स का काम ही करेंगे, यूनिट्स का काम ही करेंगे। ठीक है, देखो सिंस जो जी है आपका, यानी जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का, तो अगर मुझे यूनिट जी की चाहिए तो इसकी यूनिट रख दो, यहाँ पर क्या है, ओम है ना, तो जी की यूनिट बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, ओम को ऊपर ले जाओ, यानी कि पर ओम। क्या बन जाएगा, पर ओम, जिसे आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिख सकते हो, और या फिर इसका नाम होता है मो, मतलब नाम भी उल्टा ही कर देते हैं, मो नाम होता है इसका। तो जी की यूनिट आपके पास निकल के आ जाती है कितनी, मो, यानी पर ओम निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है, पर ओम निकल के आ जाती है। आ गया समझ में। एक तो हमने जी की यूनिट निकाल ली। अच्छा, जी के अलावा हमारे पास क्या है, जी स्टार आया है, जी स्टार आया है, चलो उसको देख लेते हैं। नाउ जी स्टार तो सॉरी सेल, हाँ चलो जी स्टार की भी यूनिट निकाल ही लेते हैं, यूनिट ऑफ जी स्टार। अब जी स्टार क्या होता है, एल अपॉन में ए होता है। एसआई यूनिट में बात करूं तो ये मीटर में दे सकती हूँ, और ये आपको मीटर स्क्वायर में दूंगी, तो एक मीटर से ये मीटर कट जाएगा, यानी पर मीटर बच जाएगा। तो जी स्टार की यूनिट आपके सामने कितनी आ जाती है, या तो वो पर मीटर होगी अगर एसआई यूनिट में होगी, या फिर आपको पर सेंटीमीटर की फॉर्म में मिल सकती है, या फिर आपको कोई और यूनिट मिल सकती है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर लेंथ के ऊपर आपको पर का निशान मिलेगा। तो ये रही आपके पास दूसरी यूनिट जी स्टार की। ठीक है जी, एंड तीसरा जो हमें कप्पा की यूनिट चाहिए, किसकी यूनिट चाहिए, कप्पा की यूनिट चाहिए। देखो कप्पा का फॉर्मूला क्या था बेटा, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू में ए बाय एल था। कहां से आया मैम, पीछे से ही आया और कहीं नहीं गए। देखो कप्पा इज इक्वल्स टू जी, अच्छा जी इंटू में एल बाय ए था, जी इंटू जी स्टार था ना, तो वहीं से ले लेते हैं हम इसकी यूनिट, जी इंटू में जी स्टार। जी इंटू जी स्टार। ठीक है, जी की यूनिट क्या है, अभी ऊपर निकाली, मो, सच में ही मो लिख दिया है, मो, ये वाला मो है। अच्छा, मो को हम लोग इस मो को हम लोग साइमन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मो को एक स्पेशल जो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, एंड ऑल्सो साइमंस या सीमंस भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, साइमंस। ठीक है, तो पर ओम का मतलब क्या हो जाएगा, साइमन हो जाएगा, जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो सारी जी की यूनिट कितनी हो जाती है आपकी, पर ओम, या फिर मो, या फिर साइमंस, यानी कैपिटल एस। ठीक है, यहाँ जी स्टार की बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी यूनिट ये हो गई आपकी, तीसरी अब हम निकालेंगे, ये सेकंड है, ये फर्स्ट निकल के आई जी की, ये जी स्टार की, और ये तीसरी कप्पा की निकल रही है जो कि है जी इंटू में जी स्टार। तो आप इसको साइमन वाली फॉर्म में करो तो ज्यादा बेटर है, वो आपको सब जगह मिलेगा, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो जी की यूनिट हो गई साइमन, जी स्टार की यूनिट अभी अभी आपने निकाली पर मीटर, तो कप्पा की यूनिट क्या आ गई बेटा, साइमन पर मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कहानी चलेगी तो यहां पर क्या लिखोगे, साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये सब की सब यूनिट जो है आपकी किसकी हो गई, ये कप्पा की यूनिट्स हो गई। किसकी यूनिट हो गई, कप्पा की यूनिट्स हो गई। बोलो क्लियर है इतना। तीन बॉक्स बनाए हैं मैंने आपके सामने, तीन बॉक्सेस का दोबारा सिलेक्ट नहीं होता, तीनों बॉक्सेस के अंदर यूनिट्स मैंने आपको दिखा रखी है। इज दैट क्लियर। ठीक है, और एक और बॉक्स जो आपकी एनसीईआरटी कहती है भाई इंपॉर्टेंट रहेगा,
वो भी आपको लिखवा देती हूं मैं। क्या है वो? कहीं पर आपको क्या करना पड़ जाए कि साइमन 1 साइमन पर सेंटीमीटर में बराबर होते हैं 100 साइमन पर मीटर के। अब ये मत सोचना मैम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो सुना था, ये तो सेंटीमीटर में आप 100 लिख रहे हो बेटा। वो इसलिए क्योंकि ये नीचे है आपका, पर में है, तो पर वाली चीज उठ करके जब ऊपर जाएगी तो 100 ऊपर आ जाएगा आपका। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1 साइमन पर सेंटीमीटर को अगर साइमन पर मीटर में ले जाना हो तो आप क्या करेंगे, 100 से उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। समझ में आती है मेरी बात? तो यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। क्या हमने यहाँ पर कुछ और कोई और फॉर्मूला निकाला है? फॉर्मूला तो कोई भी नहीं निकाला। इस फॉर्मूला शीट में ऐड करने के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं निकाला हम लोगों ने। फॉर्मूले तो यही है जो अभी तक किया। ठीक है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आर की यूनिट होती थी ओम, ठीक है, और रो की यूनिट होती थी ओम मीटर, ठीक है, लेंथ की यूनिट आएगी आपकी मीटर, एरिया की यूनिट आपकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर चलेगी, ठीक है, जी स्टार सेल कांस्टेंट की यूनिट चलेगी पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर मीटर जो भी मिले आपको, ठीक है। इसके अलावा और किसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए? कप्पा की यूनिट रहेगी साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, ठीक है। और एक जी की यूनिट होती है कंडक्टेंस की, जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो वो हो जाती है पर ओम, पर ओम, या फिर इसको आप मो बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, साइमन बोलोगे। तो ये आपका यूनिट वाला फॉर्मूला शीट में हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट याद करने का तरीका है, जब आप सारी चीजें पढ़ ले तो एक जगह गेट टुगेदर करके रख दो, आपको याद रहेगा कि वो चीज हमने यहाँ ये पढ़ी थी। समझ आ गई? इनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। बोलिए, क्लियर है मेरी बात? चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेती हूँ। हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि कंडक्टिविटी के हिसाब से, किसके बेसिस पर? कंडक्टिविटी के हिसाब से कि किसके अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन जो है पास हो सकते हैं, करंट पास हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम मटेरियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको लिख भी देती हूँ, दिस इज टेबल नंबर 2.2 है आपके पास। हाँ, टेबल नंबर 2.2 है, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है? टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कि जो हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर से करंट कितना अच्छे तरीके से पास हो सकता है, क्या कितना अच्छे तरीके से पास नहीं हो सकता है, तो उसके बेसिस पर हमारे सब्सटेंसेस कितने तरीके के हो जाएंगे वो हमें देखना हो। समझ आई बात? तो देखो मैं आपके सामने हेडिंग डाल रही हूं। सबसे पहले सब्सटेंसेस, कितने तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनके अंदर से करंट के हिसाब से उनको हमने डिवाइड किया। सबसे पहले सब्सटेंसेस को आप बोलोगे कंडक्टर्स। समझ गए मेरी बात? जिनके अंदर से करंट पास हो जाएगा उनको आप क्या बोलोगे? कंडक्टर्स बोलोगे। जिनके अंदर से करंट पास नहीं होगा उन्हें आप क्या बोलोगे? इंसुलेटर्स बोलोगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे। कंडक्टर्स का जस्ट उल्टा इंसुलेटर्स। इसके अलावा दो कैटेगरी और हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। और चौथी कैटेगरी आपकी, इसमें आजकल एक और वर्ड चला हुआ है, काफी अच्छा रिसर्च का एरिया है ये, इनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। मैम थोड़ा खोल करके समझा दीजिए। देखिए इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है? दैट डू नॉट लिखेंगे, थ्रू विच करंट विल नॉट पास। थ्रू विच, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, थ्रू विच करंट विल नॉट पास, ठीक है। इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, विल नॉट पास, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास। प्लास्टिक जितनी भी है वो सारी की सारी इंसुलेटर्स हैं। जो आपका क्या बोलते हैं, आपका रबर हो गया है ना, ये भी आपके कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स ही होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इंसुलेटर्स होते हैं। मैं इनकी ना के वैल्यू भी लिख करके बैठी हूँ, वो आपको बता देती हूँ। इनकी जो के वैल्यू आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में मिलती है। के मतलब कप्पा की वैल्यू। कप्पा की वैल्यू जो है आपको किस रेंज में जनरली देखने को मिलेगी? 10 की पावर -16 से -18 की रेंज में। आप देख लो कितनी वैल्यू कम है। 10 की पावर -16 साइमन पर मीटर से जाएगी 10 की पावर -18 साइमन पर मीटर की रेंज इनकी होती है। कप्पा की वैल्यू हाईली हाईली क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी।
बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कंडक्टर्स की बेटा। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से आप करंट आराम से पास कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? थ्रू विच करंट इजिली पास्ड, थ्रू विच करंट विल इजिली पास्ड। आराम से करंट आप फ्लो करा सकते हो, इजिली पास करा सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर अब इसके एग्जांपल आप देख लो, आपके सामने मेटल्स जितने भी हैं वो सब के सब कंडक्टर्स हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल में एक एग्जांपल है। नॉन मेटल्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो आपको पता है कौन है? ग्रेफाइट, ठीक है। कौन है? ग्रेफाइट। कार्बन का ही पार्ट है ये, कार्बन का ही एलोट्रोप है, एक नॉन मेटल है। मैं स्पेसिफिकली इसको क्या कर देती हूँ, कुछ हाईलाइट कर देती हूँ, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, मैम ने यहाँ क्या चीज बताई थी। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है, ठीक है। आप लिख लेना अपने नोट्स में। मेटल्स हो गए। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, या इलेक्ट्रोलाइट्स अभी आगे बताऊंगी मैं, छोड़ो, आप एटसेट्रा डाल दो फिलहाल यहाँ। तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर सकते हो। इनकी जो कप्पा की रेंज मिलेगी आपको बेटा, वो लगभग लगभग आपको किस रेंज में मिलेंगे? लगभग, ये निशान किसका है? लगभग का। 10⁻³ साइमन पर मीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। 10⁻³ पर 10⁻³ साइमन पर मीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं पहले सुपर कंडक्टर। देखो सुपर का मतलब ही क्या होता है? जो चीज कंडक्टर से भी ऊपर चली जाए, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर से रेजिस्टेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है, क्योंकि कंडक्टर्स में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, मैंने अभी आपको समझाया। अच्छे से अच्छे कंडक्टर में भी कुछ ना कुछ रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगी, लेकिन कहते हैं ना एडवांसमेंट चल रही है, हमारी साइंस लगातार तरक्की करती रहती है। तो कुछ कंडक्टर्स बेटा ऐसे होते हैं जिनके अंदर से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कर दी जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। दोज सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं ये, फ्रॉम नहीं, इन विच, जिनके अंदर हमने क्या किया? इन विच रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट, एक्चुअल में जीरो नहीं है, लगभग लगभग जीरो कर दिया, मतलब रुकावट का नाम बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। उनको हम बोलते हैं, वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। इनकी बेटा एक दिक्कत ये थी कि इनको यूज करने की एक टेम्परेचर रेंज है। टेम्परेचर रेंज है कि 0 से 15 केल्विन तक की रेंज तक ये कुछ मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर तक ही वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका जो नेचर है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ कुछ स्टडीज आ गई हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हाई टेम्परेचर्स पर भी हमें ऐसे सब्सटेंसेस देखने को मिल रहे हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। मतलब हमारे लिए जो, देखो इतना कम टेम्परेचर बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो आप? 15 केल्विन का मतलब समझते हो आप? कि 273 इसमें से माइनस कर दो तो नेगेटिव में टेम्परेचर जाएगा, तो इतना नेगेटिव टेम्परेचर बनाने का मतलब बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब हम ऐसा टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास भी हम लोग ऐसा टेम्परेचर ऐसा मेंटेन कर पाई हमारी साइंस, जहां पर कुछ सब्सटेंसेस सुपर कंडक्टर्स का काम करते हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है स्टडी करने का, ये काफी बहुत आगे की रिसर्च स्टडीज होती है, बट क्योंकि नाम आया है एनसीईआरटी में तो बताना मेरा काम है। क्या है सुपर कंडक्टर्स, आपको मोटा मोटी पता होनी चाहिए बात, ठीक है। और फिर आपके पास आते हैं बेटा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स बेटा वो जो कि ना प्योरली कंडक्टर्स है ना प्योरली इंसुलेटर्स हैं, बीचों बीच के आ जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो जो आपके ग्रुप नंबर 14 है ना, कौन सा ग्रुप नंबर है अपनी टेबल का? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। इनमें जो आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब चीजें हैं, ये ना प्रॉपरली आपके कंडक्टर से ना प्रॉपरली इंसुलेटर से, मतलब इनको आप बहुत अच्छा कंडक्टर यूज कर सकते हो कुछ कंडीशंस लगा करके, तो उनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये भी हमारी रिसर्च का इस टाइम बहुत अच्छा मुद्दा चला हुआ है कि आप कहां पर अच्छे से अच्छा सेमी कंडक्टर बना करके दो जिसका यूज हम लोग अपनी डेली लाइफ में कर सकें। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपके 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पर, कि कौन कंडक्ट कर पा रहा है, कौन कम कर पा रहा है, कौन ज्यादा कर पा रहा है। बोलो समझ आ गया? ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना बेटा, इनकी जो कप्पा की लिमिट होती है वो लगभग इन्फिनिटी जाती है, क्योंकि आप नाम ही देख रहे हो सुपर बन गए ये, मतलब अब इनका जो कंडक्टिविटी है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। बस इसमें टेम्परेचर वाली दिक्कत आती है। और सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी वेराई करती है, हम कौन सा यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें समझना क्या है कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं बेटा जी,
ये हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहते हैं, है ना। तो हमारा मेन मुद्दा पढ़ने का क्या है, कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स हैं वो आपको अपनी स्टडीज में कितने तरह के मिलेंगे, वो आपको कंडक्टर्स मिलेंगे 2 तरह के। ये सब कुछ मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रही हूँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं अपने मनमर्जी से आपको एलोंगेट करके पढ़ाऊं, ठीक है। और वैसे जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं वो काम भी करूंगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आपको समझ आना चाहिए, राइट, चाहे मुझे उसको कितना ही इलोंगेट क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ओके। तो देखिए कंडक्टर्स जो है आपके, कंडक्टर्स कौन है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी बात पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेटा कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे एक मेटल की वायर है और उसमें से करंट पास कर रहा है, और आप उसको टेस्टर लगाओ, घर में सबने टेस्टर देखा होगा जिसमें पीछे लाइट जल जाती है ना, हाथ से नहीं छू के देखना है। टेस्टर लगाओगे तो आप देखोगे कि टेस्टर की जो लाइट है वो जल गई, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस वायर में से करंट जा रहा है। तो उस करंट को ले जाने के लिए बेटा कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती हैं, तो उनको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स। क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स बोलते हैं, करंट कैरियर्स। जो जो करंट को ले जाने में हेल्प करेंगी, करंट को फ्लो कराने में जो हेल्प करेंगे, उन कैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, करंट। क्या ये अपने पीठ पे करंट को रखते हैं और मेटल के अंदर घूमने लग जाते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर्स अगर हमारे 2 टाइप के हैं तो उन दोनों के अंदर करंट कैरियर्स अलग है, बस और कुछ फर्क नहीं होता। यानी अब आप नाम से समझोगे, देखो पहले कंडक्टर्स को मैं बोल रही हूँ मेटालिक कंडक्टर्स, यानी जितने भी मेटल्स हैं आपके वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड को जीओ लिख दिया मैंने, वेरी गुड। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया आपका AU, ठीक है, सिल्वर हो गया AG, राइट। बहुत सारे मेटल्स हैं ना आपके पास, सोडियम मेटल हो गया, मैग्नीशियम मेटल हो गया, इन सब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये सब के सब क्या है, मेटल्स है बेटा, ये सब के सब क्या है आपके, मेटल्स है। तो इसलिए इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। और इनके अंदर जो करंट कैरियर्स हैं, इनके अंदर जो करंट कैरियर्स हैं वो कौन है, करंट इनके अंदर ले जाने वाला कौन है, ठीक है। करंट कैरियर्स इनके अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ गई मेरी बात, तो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर के करंट कैरियर्स होते हैं। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरे कंडक्टर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन होते हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली में आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी जो अपने अपने आयंस में टूटने की एबिलिटी रखे उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो वो वही आयनिक कंपाउंड्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। जो इस चैप्टर में नाम आएगा बार बार, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो वो यहीं से बना है, इलेक्ट्रोलाइट से ही वर्ड बना है वो। तो और इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो, दीज आर द कंपाउंड्स, ठीक है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स विच कैन, जो कि क्या हो सकते हैं, विच कैन डिसोसिएट इनटू देयर, अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनटू देयर आयंस, ईदर, या तो उनको आप पानी में मिला दो, ईदर इन एक्वस स्टेट बोलते हैं, या तो जब उनको आप पानी में मिला दोगे तब ऐसा होगा, ठीक है, और इन, या तो जब आप उनको पिघला दोगे, और इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपका। जैसे ही आप पानी के अंदर इसको आप मिलाओगे तो आपने पढ़ रखा है कि या तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना ये वाली बात। तो इसी तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो बेटा जी इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, या फिर कह सकते हो करंट कैरियर्स जो हैं, वो कौन है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये खुद है आयंस। तो बस फर्क दोनों कंडक्टर्स में क्या होता है, करंट कैरियर्स का होता है, ठीक है। करंट दोनों कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक में रीजन है कौन, करंट कैरियर्स का रीजन है इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे में करंट कैरियर्स का रीजन कौन है, आयंस है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रो कंडक्टर्स आपके कितने तरीके से हो रहे हैं, 2 तरह के हो रहे हैं। दोनों कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, यस मैम हो सकती है। जिनसे पास नहीं होती उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो कंडक्टर्स कितने तरह के आपके, 2 तरह के कंडक्टर्स हैं। अगर वो एक मेटल है
तो उनको मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे, जहां पर करंट कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं अपनी मोल्टन स्टेट में आके, यानी पिघला करके, या फिर एक्वा स्टेट में यानी पानी में मिक्स करके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। समझ आ गई बात। इनके अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं, अपने आयंस होते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल, एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिख करके दे रखा है, बट उसको मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिया। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अब जो मेटल के अंदर चार्ज कैरियर्स हैं, जिनको हम मेटालिक कंडक्टर्स बोल रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, देखो उसके लिए 3 पॉइंट आपको, जो एनसीईआरटी भी आपको दिख जाएगी, मैं आपको पेज नंबर भी दिखा देती हूँ। पेज नंबर रहेगा बेटा 42 आपका। 42 पे आप बिल्कुल नीचे लाइन देखोगे, वहां पर आपको मेटालिक कंडक्टर्स के 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके सामने ही देख रही हूं मैं कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा अपने अंदर से, कौन कम करेगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, है ना। तो मेटालिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, यानी कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी तो कप्पा कप्पा बन जाएगा, आप तो सीधा लिखो कंडक्टेंस। ठीक है, कि कौन सा मेटल ज्यादा अच्छे से अपने अंदर से करंट पास करेगा, कौन सा थोड़ा कम कर पाएगा। सबकी एबिलिटी अलग अलग होगी, सभी मेटल्स की एबिलिटी अलग अलग होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं आपके जितने भी, उनकी जो कंडक्टेंस है, यानी अपने अंदर से करंट को पास करने की जो क्षमता है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बेटा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, आपको एनसीईआरटी में ये बात दिख जाएगी। कैसे? जैसे मान के चलो, एक आपके पास सोडियम है बेटा, और एक आपके पास कैल्शियम है। सोडियम जब इसके अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा, तो ये कैसे छोड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और वही एक एटम कैल्शियम का कितने छोड़ता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8 2, और वही इसकी होती है 2 8 1 2 8 1। इसके पास वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों छोड़ देगा। आप खुद बताओ चार्ज कैरियर्स किस में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको, इस कैल्शियम में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में ज्यादा अच्छे से कंडक्ट होगी, कैल्शियम में, एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी। इसीलिए मैंने बोला नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। और इसके अलावा नेचर, यहां से भी नेचर आता है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। एक एटम में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका पहले आएगा। ठीक है, एक सेकेंड बस। ठीक है, और नेचर एंड स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड, मान लीजिए कोई मेटल, ये सॉलिड, कैल्शियम आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, लेकिन सोडियम आपको किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई एक ऐसा मेटल जो लिक्विड में होगा वो ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कैल्शियम सॉरी जो सॉलिड वाला होगा वो कम से करेगा। तो इस तरह से नेचर एंड स्ट्रक्चर आपका डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछेगा यहां से टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। मेटालिक कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये दिखता है, जैसे जैसे आप मेटल को गर्म करोगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि मेटालिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, इनका जो कंडक्टेंस है, इनके केस में जो कंडक्टेंस होता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है, एमसीक्यू स्टाइल पूछा जा सकता है। ये तो इतना नहीं पूछते, ये आपके 10th क्लास के कॉन्सेप्ट है।
टेम्परेचर वाला इफेक्ट जरूर पूछते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको बताना है कि घटेगी। उसका रीजन ये होता है बेटा कि जैसे मान लो ये आपका मेटल है, ठीक है, जिसको समझना है समझ ले, पता होने चाहिए रीजन। वैसे ऐसी हवा में सब कुछ याद करने का कोई मतलब नहीं, कितनी चीजें रटोगे। जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, ये चीज मान लो गर्म हो गई, तो जो है ना इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो पॉजिटिव आयंस हैं उनका मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया बहुत ज्यादा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट भी बढ़ रहा है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ये पॉजिटिव आयंस भी जब आपके मूव करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट आएगी, और जब इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट आएगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स को चलने में रुकावट आएगी, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस इसीलिए घट जाती है क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, जो मेटल के अंदर ही है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव भी तो है, इनको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं बेटा। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कर्नल्स, ठीक है। ये कर्नल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत आती है। तो चलने में दिक्कत आएगी मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आई सभी को? सिंपल है एकदम, ठीक है। लेकिन वहीं जब मैं बात करती हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके अंदर कंडक्टेंस क्या होगी, उनके अंदर कंडक्टेंस कैसे होगी, इसके लिए मैं लाइन लिख देती हूं। उसके भी 3 पॉइंट आपको पेज नंबर 43 पे आपको दिख जाएंगे, 3-4 पॉइंट वहीं से लिख रही हूं, अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, उनमें कंडक्टेंस बढ़ेगी घटेगी, कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर क्या है आपका? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका क्या मतलब है अभी समझा देंगे, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है आपका, चलो साथ साथ समझा ही देती हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके नेचर से क्या मतलब चलता है? आपने 10th क्लास में ये वर्ड पढ़ा होगा, कुछ कंपाउंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो उनके आगे वर्ड लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और दूसरे होंगे आपके जो वीक होंगे। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब मजबूती से नहीं है, यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब होता है बेटा कि कौन अपने आयंस में पूरा पूरा टूट जाता है और कौन थोड़ा टूटता है, थोड़ा रह जाता है। तो जो अपने अपने आयंस में पूरा टूट जाता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाना। उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डिसोसिएट हो जाना। उसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे बेटा जी, वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स में यहां लिख रही हूँ, जैसे HCl हो गया, KNO3 हो गया, आपका NaCl हो गया, ठीक है, CaCl2 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जितने NaCl है, ये NaCl2 नहीं है, CaCl2 हो गया, ठीक है। ये ज्यादातर एग्जांपल्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। वहीं आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो वो क्या होंगे? पार्शियल डिसोसिएट होंगे। जब उनको आप पानी में छोड़ोगे ना, या उनको पिघलाओगे, तो सारे के सारे आयन, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में नहीं टूटेंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। आधा डिसोसिएट हो रहे हैं। इसके एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे देखो आपका मिथेनॉइक एसिड हो गया, HCOOH, मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। जो आपकी चींटी वगैरह काटती है, उसके जो स्टिंग में एसिड होता है वो यही वाला होता है, मिथेनॉइक एसिड। आपका एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH, ठीक है। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये ज्यादातर एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे मान लो मैं 100 मॉलिक्यूल्स पे काम कर रही हूँ, उन 100 मॉलिक्यूल्स को जैसे ही आपने पानी में डाला, 100 के 100 अपने अपने आयंस में टूट गए, ठीक है। 100 के 100 अपने अपने आयंस में टूट गए, तो वो आपके कहलाएंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट इतने कम डिसोसिएट होते हैं कि 100 में से 5-10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, बाकी के सारे ऐसे ही बने रहेंगे। उनको हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में डालते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई कि डिसोसिएट होने का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा फैक्टर जो बेटा रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका, दूसरा फैक्टर जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, ये सब आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं
कि आपके सामने पेट्रोल रख दूं और मैं पानी रख दूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है गाढ़ा कौन होगा? पेट्रोल होगा। यानी विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? पेट्रोल की। आप खुद बताओ किसी चीज को घोलना पेट्रोल में ज्यादा आसान होगा कि पानी में घोलना ज्यादा आसान होगा? डेफिनेटली पानी में, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, उसको आप आसानी से घोल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट किस तरीके से डिसाइड कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा पूरा घुल जाना चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, तभी आप चीजों को घोल पाओगे। बात समझ में आ गई? अगला इन्होंने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मतलब आपने NaCl आपने मिलाया। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं 2 बीकर ले लूं, एक में मैंने आपका 2 ग्राम NaCl मिलाया और एक में मैं 10 ग्राम मिला करके बैठी हूं, तो आप खुद बताओ कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? डेफिनेटली यहां ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जब ये आयंस में टूटेगा तो Na पॉजिटिव भी ज्यादा बनेंगे और Cl नेगेटिव भी ज्यादा बनेंगे। तो जब चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो जाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आयंस की संख्या भी बढ़ेगी, और अगर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से आपका कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो जाती है? रीजन क्या होगा? बिकॉज चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, मतलब करंट कैरियर्स बढ़ जाते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने से। जैसे 2 और 10 वाला एग्जांपल आप याद रख सकते, बिकॉज करंट कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है, करंट कैरियर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। आ गया समझ में? अगला पॉइंट आपको एनसीईआरटी में कहता है वही हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि टेम्परेचर को लेकर के होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर? अब यहां पर होगा उल्टा इफेक्ट, मतलब वहां अपोजिट था, इनवर्स रिलेशन था। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होगा यहाँ की कंडक्टेंस पर। मतलब जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को गर्म करोगे वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेगी, मतलब उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक के केस में गर्म कर रहे थे तो पॉजिटिव आयंस भी मूव करने लग गए थे, इसलिए कंडक्टेंस कम हो रही थी। वहीं आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? रीजन बता देती हूं, ऐसे नहीं याद रहेगा। जैसे वहां पर कर्नल्स वाला एग्जांपल था, यहां पर क्या होगा? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, चीजों को गर्म करते हो, तो जो आयंस है, आयंस की मूवमेंट भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आयंस की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगी। और आयंस का मूवमेंट कौन? आयंस मतलब किसकी मूवमेंट बढ़ गई? जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, जो करंट कैरियर्स हैं, उन्हीं की तो मूवमेंट आप बढ़ा रहे हो, उन्हीं की मूवमेंट आप बढ़ा रहे हो। और इनकी मूवमेंट से ही तो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। तो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और तेजी से अच्छे से पास होगी, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस का इंक्रीज होना। किसका इंक्रीज होना? कंडक्टेंस का इंक्रीज होना हो जाता है। ये यहां पर रीजन है सारा का सारा। बोलो, क्लियर है मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो 4 पॉइंट यहां पर है और 3 पॉइंट आपके यहां पर है कि मेटालिक कंडक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है आपकी, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है? ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, और हाईली इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पर। यहां पर बस एक पॉइंट आपका बढ़ जाता है कि नेचर भी है, इलेक्ट्रोलाइट का भी कंसेंट्रेशन भी है। पीछे हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी, कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और उसके बाद हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका किसका है? टेम्परेचर का है। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा जी अभी मैं आपको लास्ट कंक्लूजन दे रही हूँ फिलहाल। क्या कंक्लूजन दे रही हूँ? अगले पेज पर ही दे देती हूँ। जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स हैं, जो आपके मेटालिक कंडक्टर्स हैं, जब हम मेटल्स के केस में कंडक्टर्स कंडक्टिसिटी पढ़ते हैं, कंडक्टेंस पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टर्स के केस में, तो इसमें सारा काम आपका ओम्स लॉ के बेसिस पर होता है। सारा काम किसके बेसिस पर होता है? ओम्स लॉ के बेसिस पर होता है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये सब चीजें आप चलाते हो। बात समझ में आई? लेकिन वहीं जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके केस में हम ओम्स लॉ को यूज नहीं करते, इनके केस में हम लोग ओम्स लॉ को यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का एंड मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको मैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है। अभी आपको पहले इस लेक्चर में क्या फिनिश करना है कि हमारे सब्सटेंसेस कितने हैं, उनके लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला यूज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज हो जाएंगे अपने, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में किसके यूज होते हैं, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्ट, यानी कप्पा वगैरह तो यूज होगा ही होगा, इसके अलावा ये लैम्डा एम वर्ड भी अब आने वाला है, लैम्डा एम वर्ड भी आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी वगैरह का मतलब अभी भी 2.4 टॉपिक ही चलेगा, बट ये आपका लेक्चर यही फिनिश करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मोलर कंडक्टिविटी एंड इसके रिलेशन में जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो करवाती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2.5 स्टार्ट करेंगे। पहले अभी भी 2.4 ही खत्म करना बचा हुआ है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको फिनिश करें। जय हिंद।